हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं आपका अपना एआर सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 9 को लेकर आया हूं आपके सामने। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में। क्या है ये डाइपोल? डाइपोल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाई और पोल मतलब दो चार्जेस होंगे ऑपोजिट साइन के, सेम मैग्नीट्यूड के, कुछ डिस्टेंस में रखे हुए होंगे। इस कॉम्बिनेशन को डाइपोल कहा जाता है और इस डाइपोल से के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा, ये सब बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल, मेंस लेवल, बोर्ड लेवल, सब तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देर मत करो, जल्दी से ये वीडियो देखना शुरू करो। और हाँ, एक और बात, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो उस तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल। नाम से ही पता चल रहा है कि दो चार्जेस होंगे, दो पोल्स होंगे, है ना। डाइपोल मतलब दो, और पोल पोल मतलब दो तरह के चार्जेस, मतलब ऑपोजिट साइन वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान लिया जाए कि हमने दो चार्जेस ले लिए, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है। सपोज करो कि NaCl का मॉलिक्यूल है ना। तो ये वाला सोडियम हो गया और दूसरा ये हो गया क्लोरीन, ठीक। और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में, ये दोनों एटम आपस में एक मॉलिक्यूल में कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, लेट अस से d डिस्टेंस, ठीक है। सो प्लस यहाँ पर पॉजिटिव जो है सोडियम का, उसका जो चार्ज हो गया है दैट इज़ वी विल राइट प्लस Q, और नेगेटिव जो चार्ज है वी विल राइट माइनस Q, है ना। तो डाइपोल का मतलब ये होना चाहिए कि सबसे पहली बात, दोनों चार्जेस मस्ट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, ओके, तभी एक डाइपोल डिफाइंड होगा। और डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो डाइपोल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया d, तो Q इंटू डी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो डाइपोल है ना, बेसिकली हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं कि अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट, इसलिए इसे डाइपोल मोमेंट कहा जा रहा है। खैर, किस तरह से रोटेट करेगा वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। बस हम अभी सीधा सा मतलब समझे कि डाइपोल में होता क्या है सर, दो चार्जेस होते हैं ऑफ ऑपोजिट साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड विथ सम डिस्टेंस, सो द डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड एज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द एटम्स, ओके। अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर होगा तो इसके ऊपर ज़रूर हम एरो लगाएंगे, तो P इज इक्वल टू Q इंटू डी के ऊपर एरो लगेगा, है ना। तो D जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक तरह का, यानी कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, जैसे कि बताया आपको, प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, कुछ सेपरेशन में रखा हुआ है, दो चार्जेस के बीच का कुछ सेपरेशन है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट ऑपोजिट साइन होना चाहिए, तो हम लोग उसको डाइपोल बोल देंगे, सिंपल चीज़, ठीक है। और उसका डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ओके। मेनली वी स्टडी डाइपोल ड्यू टू द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के स्टडी के लिए हम लोगों को डाइपोल पढ़ना पड़ता है, ओके, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फटाफट नोट डाउन करो। तो जब मॉलिक्यूल के स्टडी के बारे में डाइपोल को यूज़ किया जाता है, तो इस मॉलिक्यूल का आप बताइए कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ट्राई करो। चलिए मैं ही ट्राई करता हूँ, ध्यान से समझना।
यहाँ पर मान लिया जाए क्या है मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ फिर से बना लेते हैं। मान लो दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब ये सिंस ये इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, फिर इस पे भी डेल पॉजिटिव और इस पे भी डेल नेगेटिव, तो 2 टाइम्स हो जाएगा डेल नेगेटिव, कह सकते हो ना। तो अगर मुझे डायपोल को डिफाइन करना पड़े तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर एक डायपोल डिफाइंड होना चाहिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ, इधर से इधर एक और डायपोल डिफाइन होना चाहिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, तो नेट डायपोल, अगर इसके बीच का एंगल जो है 105 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, सो नेट डायपोल विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, नेट डायपोल विल बी दिस। अच्छा P जो है एक का कितना होगा, दैट इज Q इंटू डी होगा ना। ठीक है, और वी नो थीटा इज गिवन 105 डिग्री, सो P नेट विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल θ/2 हो गया, है ना, तो QD इंटू कॉस θ/2 इंटू ट्वाइस कर देंगे। सोचो, अरे होगा ना, इसका भी इधर कंपोनेंट और इसका भी इधर कंपोनेंट, बस θ/2 कंपोनेंट कर दिया, तो cos θ/2 इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको ये डिस्टेंस d दिया हुआ रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जितना एंगस्ट्रॉम में दिया रहे तो उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा तो ये जो इसका यूनिट होना चाहिए SI यूनिट, डायपोल का SI यूनिट क्या होना चाहिए, Q इंटू डी, दैट इज कूलम मीटर, यूनिट तो यही होगा कूलम मीटर, है ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और इसका डायरेक्शन बस याद रखना है आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। ओके, चलिए यहाँ पर 3 चार्जेस रखे हुए थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, उसका हमने डायपोल मोमेंट यहाँ कैलकुलेट कर लिया, है ना। ऐसे ही मान लो कि कलेक्शन ऑफ n चार्जेस कहीं पे रखा हुआ हो तो उसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ n चार्जेस इज डिफाइंड एज, मान लिया जाए कि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, खूब सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। ठीक है, और सबके चार्ज मान लिया जाए QI लेटर से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं पर ओरिजिन मान लेना पड़ेगा, है ना, मान लिया जाए कि कहीं पर ओरिजिन, इसको एक्सिस में रख दिए, ये ओरिजिन हो गया, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लो एक पहला चार्ज यहाँ पकड़ लिए, दूसरा चार्ज यहाँ पकड़ लिए, तीसरा चार्ज, ऐसे ही करते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर n जो पॉइंट चार्ज हैं उन सब के डायपोल मोमेंट को हमें डिफाइन करना है। सो इट इज़ डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ QI इंटू RI, RI इज द पोजिशन वेक्टर। ठीक है, RI वेक्टर वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, आप इन सब का डायपोल मोमेंट डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बड़ा सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास -Q है चार्ज और दूसरा है +Q चार्ज है। ठीक है, और ओरिजिन मान लो यहाँ पर कहीं है, दिस इज़ आवर ओरिजिन 0,0। ठीक है, दिस इज़ आवर O। ठीक, अब यहाँ से मैंने एक चार्ज, और इसके बीच में सेपरेशन भी दिया हुआ था, कितना, D। ठीक है, वी नो आंसर डायपोल मोमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अपने को पता है, Q इंटू डी इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस वेक्टर फॉर्म से हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पर एक वेक्टर पहला ऐसा आया, ओरिजिन से आपको R1 वेक्टर ले लेना चाहिए था, फिर ओरिजिन से R2 वेक्टर इधर ले लीजिए, R नेगेटिव कर सकते हो इसको, या R नेगेटिव हो गया, ये R पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज का पोजिशन वेक्टर और नेगेटिव चार्ज का। तो हमने डायपोल मोमेंट यहाँ पर देखा, दैट इज Q नेगेटिव Q इंटू R नेगेटिव प्लस पॉजिटिव Q इंटू R पॉजिटिव, यही था। इस फॉर्मूले से हम लोग ये चीज़ सीख रहे हैं। तो फिर Q कॉमन ले लो, है ना, और ये वेक्टर ऐसा यहाँ वेक्टर लगा दो, तो Q कॉमन ले लो, तो R पॉजिटिव वेक्टर माइनस R नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से ये R नेगेटिव वेक्टर हो गया, ये R पॉजिटिव वेक्टर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा D वेक्टर, कह सकते हैं ना, इसको D वेक्टर बना दो। तो हम ये कह सकते हैं R नेगेटिव वेक्टर प्लस D वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R पॉजिटिव वेक्टर। सोचो, वेक्टर के केस में आप अगर यहाँ से यहाँ गए प्लस यहाँ से यहाँ गए, दैट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ गए, तो D वेक्टर क्या होगा, R पॉजिटिव माइनस R नेगेटिव, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज
P इज इक्वल टू P वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ D वेक्टर। बोलो समझ में आया ये फॉर्मूला आपको, है ना? ठीक है, ये Q इंटू डी ये आएगा ऐसा। आप सबका एक ओरिजिन के टर्म्स में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे आप डायपोल मोमेंट डिराइव कर लीजिएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे अगले सवाल में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से देखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 चार्जेस ले लिए हैं, Q, -Q, 3Q और -3Q, और सबके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखा हुआ है ना, एक्स वाई एक्सिस में। तो आपको बताना फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ, पिछले वाले फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा, है ना? चलिए देखते हैं। तो हमने सीखा कि डायपोल मोमेंट जो है दैट इज समेशन ऑफ चार्ज आई, किसी भी चार्ज, और इनटू पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में इसका समेशन कर दो तो आपको निकल जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का अगर डायपोल मोमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहला वाला चार्ज पकड़ लो। तो ये हम पकड़ लिए -3Q चार्ज पकड़ लिए, ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर ये 3Q चार्ज है, -3Q चार्ज, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, AI कैप, है ना, AI कैप, आई कैप। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखोगे, -Q इंटू -AI कैप लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से +Q इंटू AJ कैप, +3Q इंटू -AJ कैप। कहानी ख़त्म, बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2AQ आई कैप -2AQ जे कैप। आई होप आपका ये आंसर मैच कर रहा होगा, है ना? तो ऐसे 4 ऑप्शन लगे हुए रहेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से अगला सवाल क्या किया मैंने, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया गया है R रेडियस का, और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आपको बताना है फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, है ना? ये वाला R ले लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा डायपोल मोमेंट। आई होप आपका अटेम्प्ट हो गया होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम करो कि यहाँ पर क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इसको हर जगह पर चार्ज तो अलग अलग है क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट करना पड़ेगा। काट दो, एलिमेंट काटो फटाफट। काट दिए, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो चार्ज मिलेगा आपको वो कौन सा चार्ज है, सर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक उतना ही एलिमेंट आप इधर भी काट दो, थीटा पे जाके डी थीटा का नेगेटिव एलिमेंट काटो, इधर से भी थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट किए तो यहाँ पर माइनस डी क्यू चार्ज हो गया और यहाँ पर प्लस डी क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, तो आपको डायपोल दिखा या नहीं दिखा, ये हमारा डायपोल है इधर ऐसा, दिस इज आवर डायपोल। छोटू सा ही डायपोल होगा, डीपी हम कह सकते हैं, डीपी। ठीक है, क्योंकि चार्जेस छोटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डायपोल भी छोटा होगा। इस डायपोल की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो इस डायपोल की वैल्यू? दैट इज डीपी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। फॉर्मूला तो यही है, चार्ज तो डी क्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड ले लेना है, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया सर, यहाँ पर हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये तो होगा आर कॉस थीटा, तो 2r कॉस थीटा रख दो। अच्छा, डी क्यू बता सकते हो कितना होगा सर, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे, दैट इज लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स भी होगा इंटू डी थीटा। देखो तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का छोटा सा वैल्यू जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर बनाया है। अब ऐसे ऐसे डायपोल को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। करो इंटीग्रेट, तो जैसे इंटीग्रेट किए तो डीपी जो है वो इंटीग्रेट हो गया इस साइड, और जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 2 को भी अंदर रहने देते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हमारा इंटीग्रेशन
आसान कर देगा। कहाँ से कहाँ तक? एलिमेंट जल्दी बताओ। जैसे ही आप एलिमेंट कट कर रहे हो, देखो यहाँ पर 2 हमने ले चुका है, मतलब दो दो एलिमेंट चल रहा है, तो अपने को जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के π/2 तक। फटाफट एलिमेंट डाल दो, 0 से लेके π/2 तक। तो आंसर आ गया लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद π/2 वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज आवर एलिमेंट आंसर। ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए आपके पास एक रिंग है, जो आधे रिंग पर आपने यूनिफॉर्मली +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आधे रिंग पर -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिंग का डायपोल मोमेंट कितना होगा, है ना। तो आप ज़रा सोचो कैसे निकालेंगे, बड़ा मज़ेदार सवाल है, ध्यान से देखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी ऐसा करना जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान लिया जाए कि एक पॉइंट चार्ज जो इसको हम सब्सटीट्यूट करके हटा दे, तो उस पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रखना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, यहाँ पर कहीं होता है, इस रिंग का सेमी सर्कल का, दैट इज 2r/π पे। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पर होगा, सर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर +q चार्ज होगा, कितना डिस्टेंस पर, 2r/π पर होगा, ये वाला डिस्टेंस पता है। उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए, -q चार्ज, अगेन उतना ही डिस्टेंस पर 2r/π पर। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है ना। तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट आप बता सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इस डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा q इंटू डी। q जो होगा वो q का मैग्नीट्यूड ले लेना है, प्लस माइनस साइन का मैग्नीट्यूड, इंटू d जो होना चाहिए वो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, सो 4r/π ये होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पार्ट की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, और डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, इधर अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, आई कैप बोल सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल भी बन गया, शॉर्टकट मेथड से मैंने बनाया। अगर आपको मन कर रहा है इंटीग्रेशन से तो इंटीग्रेशन भी बनाओ, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ना। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के वजह से अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बहुत सारे केसेस है, टोटल 3 केसेस है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग केस 1। केस 1 है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। उस एक्सिस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट, है ना। अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ध्यान से समझना। मैं यहां पर बना रहा हूं एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक चार्ज को दो चार्ज को रख देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज +q और एक नेगेटिव चार्ज -q। ठीक है, सच दैट इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा वो 2a का स्पेसिंग होगा। इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब a,0 और -a,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द चार्जेस। ठीक है, लिख डाला। अब इस डाइपोल, आपसे पूछा जाएगा कि सर डाइपोल कहाँ होगा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, सर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम डाइपोल बना देते हैं। मान लो ऐसा हमारा डाइपोल हो गया, दिस इज आवर डाइपोल। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हमें दिख गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये P है ना। इस P का वैल्यू हमसे कोई पूछा जाए तो हम लिख देंगे P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, तो Q इंटू 2a इज द डिस्टेंस है। बोलो क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब हमसे पूछा जाए कि इस डाइपोल के वजह से यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिन पर डाइपोल है ना, अब इस डाइपोल के वजह से कुछ पॉइंट पर, मान लो एक्सिस, ऑन द एक्सिस, इस एक्सिस वाले अलोंग द एक्सिस, बोला है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो डाइपोल के ही एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मान लो हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है P, दिस इज आवर पॉइंट P, जो कि ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है।
ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि r इज वेरी 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 लार्ज देन a। मतलब सर, यानी कि ये जो डाइपोल है ये बहुत ही छोटा डाइपोल है, वेरी शॉर्ट डाइपोल है। ये q और माइनस q बहुत ही ओरिजिन के पास में है, मतलब वेरी शॉर्ट डाइपोल है। और ये जो r है, ये जो p पॉइंट पर है जो हमें निकालना है, वो ओरिजिन से काफ़ी दूर पर है। ओके, सो वी विल से कि r इज वेरी वेरी लार्ज देन a। अब इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस p पॉइंट पर। ओके, तो कैसे बताएंगे, सोचो, निकाल लो, दोनों चार्जेस के वजह से निकाल लो। निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, E पॉजिटिव कितना होगा, दैट इज KQ बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज R माइनस ए। सोचो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो R माइनस ए हो जाएगा, तो KQ बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, KQ बाय डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होना चाहिए R प्लस ए। सोचो, यहाँ से लेकर के हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके वजह से, प्लस Q के वजह से और माइनस Q की वजह से। तो डिस्टेंस निकालो ना, यहाँ से यहाँ तक R है, अब ये A है और ये भी A है, तो R माइनस ए और R प्लस ए कर दिया, तो यहाँ पर R प्लस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए। बोलो, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम P पॉइंट पर देखने गए तो प्लस Q चार्जेस की वजह से रिपल्सिव दूर भागेगा, E पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव होगा, E नेगेटिव। ऐसा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो तो मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर, माइनस करो, E नेट मस्ट बी इक्वल टू E पॉजिटिव से E नेगेटिव को हम माइनस कर देंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, KQ कॉमन ले लिया, इंटू 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, कितना आने वाला है सर, E नेट आएगा दैट इज KQ बाय 2AR और 2AR ऐड हो जाएगा तो 4AR आएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखना मैं कुछ गड़बड़ ना कर लूँ, आदत हो गया यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है मेरे से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो KQ4AR डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना यहाँ पर ना एक कंडीशन दी हुई थी कि R इज़ वेरी वेरी लार्ज देन A, है ना, तो यहाँ पर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये कह सकता हूँ कि A इज़ नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा R पावर 4, यहाँ से काट दो, तो ये हो गया 4KQA बाय RQ, है ना। और एक और चीज़, डाइपोल हम लोगों ने डिफाइन किया था, P इज इक्वल टू कितना, Q इंटू D कितना था, 2A था, ये था ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q इंटू 2A ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2KP बाय R क्यूब, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, ध्यान से देखना, कि अगर एक्सिस पर हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज आवर डाइपोल, है ना, और इसी के अलोंग में अगर हमें चाहिए, ये P वेक्टर हो गया डाइपोल, दिस इज आवर डाइपोल, और इस डाइपोल में ही अलोंग दिस एक्सिस, इस डाइपोल से कुछ r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलता है, और उसका वैल्यू होता है 2KP बाय R क्यूब। बोलो, क्लियर है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपसे नेगेटिव इधर पूछा जाता था इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल होगा, याद करो, देखो, है ना, यहाँ पर E का जो डायरेक्शन है वही P का डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पर भी जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो अलोंग दिस एक्सिस, या तो इधर या तो इधर, कहीं पर भी आप चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, अलोंग द P, ठीक है। और उसका वैल्यू यहाँ से इस डाइपोल से जो भी डिस्टेंस पर होगा, R डिस्टेंस पर होगा या R2 डिस्टेंस पर होगा, तो वो वैल्यू रख देना। आंसर आता है 2KP बाय R क्यूब। ओके,
चलिए अगला बात करते हैं केस 2 के बारे में। दूसरा केस है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ध्यान से देखो, एक एक्सिस ले लो ऐसा, यहाँ पर दूसरा एक्सिस ले लो, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ठीक है, और हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर चार्ज रख देंगे, कितना चार्ज सर, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखेंगे और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, और सेम डिस्टेंस 2a डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, ताकि हम यहाँ पर डाइपोल बना सकें। ये हमारा डाइपोल बन चुका है, ऐसा डाइपोल देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये डाइपोल है, ठीक है। इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कैसा, ये हो गया एक्सिस, है ना, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही हो सकता है। तो इस पॉइंट पर यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस, पहला वाला जो पॉइंट था वो था एक्सियल पॉइंट मतलब अलोंग द एक्सिस, अब यह है इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस एक्सिस पर। तो इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पर बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, दिस इज आवर पी पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस है, एंड अगेन आर इज अगेन वेरी ह्यूज देन स्मॉल ए, है ना। इस पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करोगे, फटाफट इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दो और इसको भी इससे ज्वाइन करा दो, है ना। नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव, ऐसा होगा, ई नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो होगा वो रिपल्सिव होगा, यानी कि अलोंग दिस डायरेक्शन, ई पॉजिटिव। सोचो अब क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस अपने को पता है कितना, √r² + a², ये डिस्टेंस पता चल गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, ठीक है, सेम है सर। तो इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट अगर आप किए तो थीटा थीटा, ध्यान से देखो, तो ये थीटा अगर मान लो तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो ये थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट जब आप किए तो इसका कंपोनेंट इधर वर्टिकल कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल किए, इसका भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किए, तो वर्टिकल वर्टिकल कैंसल आउट हुआ, तो बचा क्या, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितना हो गया सर, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए 2e cos थीटा, सिंस दोनों का ई कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इसलिए मैंने 2e cos थीटा रख दिया। तो ई नेट इज इक्वल टू 2e cos थीटा, वेयर ई कैन बी रिटन एज k q बाय r²। r² क्या होगा सर, डिस्टेंस जो होगा वो r² + a² का पावर √ का स्क्वायर, ये हो गया, इनटू cos थीटा। cos थीटा बता सकते हो, cos थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में, cos थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अगेन बेस होना चाहिए a और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √r² + a², तो इसका पावर 3/2 हो जाएगा। सोचो, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर सिंस वी नो दैट r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, तो ये तो a कैंसल आउट होगा, उड़ा देंगे। फिर यहाँ पर r² और r² यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, 2qa × k डिवाइडेड बाय r³। और ये जब डाइपोल आपसे पूछा जाए p का वैल्यू कितना होगा सर, q × डिस्टेंस हो गया 2a, तो q × 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज p। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp बाय, नॉट 2kp सॉरी, ओनली kp बाय r³, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर तो ऐसा है ना कि अगर आपका डाइपोल का डायरेक्शन इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस था, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन आया था, दिस इज आवर ई नेट। सो फाइनल फॉर्मूला हम लिखेंगे E इज इक्वल टू -kp बाय r³ वेक्टोरियल डायरेक्शन में। वेक्टोरियल डायरेक्शन समझ में आया आपको, मतलब कि अगर डायपोल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मैंने एक माइनस साइन का यहाँ पर यूज किया है। सो फाइनल आंसर ये है 2kp बाय r³, ठीक है। पहला वाला कितना आया था सर, 2kp बाय r³ आया एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे आया -kp बाय r³, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे तीसरे केस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। पहला केस में क्या था, डायपोल के अलोंग निकाला,
दूसरा केस में डायपोल के परपेंडिकुलर निकाला। तीसरा मैं बात करना चाह रहा हूं कि एनी जनरल पॉइंट, मान लो यहां वाला जनरल पॉइंट है ना ही एक्स एक्सिस का ना ही वाई एक्सिस का, किसी भी जनरल पॉइंट का हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं केस 3। ये रहा केस 3 ऑन एनी जनरल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। सबसे पहले हम लोग डायपोल बना लेते हैं, तो उसके लिए एक वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में फिर से माइनस क्यू चार्ज, फिर से प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच में डायपोल हम बना देते हैं ऐसा। दिस इज आवर डायपोल। ठीक है, जो कि P मैग्नीट्यूड है ना, और P का वैल्यू अपने को पता है Q इंटू 2A। 2A इज द स्पेस बिटवीन बोथ द चार्जेस, प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, और हमें इस डायपोल से कुछ जनरल पॉइंट पर, लेटर से इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं S, जो कि R डिस्टेंस पर है। अगेन R इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल a डिस्टेंस, है ना। तो इस S पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो कि जनरल वैल्यू है ना। ठीक है, और ये आपको डिस्टेंस भी दिया रहेगा प्लस एक एंगल भी दिया रहेगा कि थीटा एंगल पे है ना, तभी तो पता होना चाहिए। ओके, तो एस पॉइंट का लोकेशन पता चल गया। अब ध्यान से देखना, तो अब हम करेंगे क्या, हम ना इस डायपोल का ही कंपोनेंट कर डालेंगे अलोंग द गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन पॉइंट। ऐसा कर लो, तो P का अगर आप कंपोनेंट करें तो P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया, P ऐसा वाला, यानी कि P का कंपोनेंट किए तो आपको मिला P कॉस थीटा, थीटा के तरफ चले गए तो P कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला मिल गया तो P साइन थीटा। सोचो, ये वाला जो डायपोल है इसका थीटा की तरफ कंपोनेंट कर दिए, क्योंकि ये डायपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी कैन डू द कंपोनेंट। तो P कॉस थीटा इधर मिल गया और P साइन थीटा इधर मिल गया। अब ध्यान से देखो, तो ये जो S पॉइंट है वो P कॉस थीटा का एक्सियल पॉइंट है, और ये S पॉइंट P साइन थीटा का इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो अपने को दो डायपोल मिल गया, यहां पर एक डायपोल है और यहां पर एक डायपोल है। दोनों केसेस आप लोग केस 1 और केस 2 पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज अगर हमें लिखना पड़े कि P कॉस थीटा का कितना होगा, तो मान लिया जाए P कॉस थीटा जो है वो एक्सियल वाला है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से E1 आ रहा है। ठीक है, और P साइन थीटा के वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, P साइन थीटा का जो डायरेक्शन उसके उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ गया। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो होगा E नेट, इन दोनों के बीच वाले डायरेक्शन में, पता नहीं कहां पर होगा मतलब, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि E नेट विल बी E नेट। तो E1 आप लिख सकते हो, E1 क्या लिखोगे सर, 2kp/r³ होता है फॉर्मूला से, तो 2kp जो है वो P cos थीटा है, तो 2kp cos थीटा बाय r³ होगा। एक्सियल पॉइंट का तो यही फॉर्मूला है, और इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन तो हम ले चुके हैं, kp/r³ होता है। तो kp जो होगा वो P साइन थीटा वाला डायपोल है, तो kp साइन थीटा बाय r³ होगा। अब E नेट अगर अपने को चाहिए तो क्या करोगे, √ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बस डाल दो, फॉर्मूले पे डाल दो। तो ये हो गया kp/r³ कॉमन निकाल लिया, √ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो फाइनल E नेट का जो फॉर्मूला है दैट इज kp/r³ इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। तीसरा केस भी, पहले दो केस तो याद होने ही चाहिए, वो तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है डायपोल का, अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट, और ये किसी जनरल पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन तो अपने को पता ही है। यहाँ पर मान लो ये वाला एंगल अगर मान लो कह दिया अल्फा, तो आप फिर से tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज E2/E1, E2/E1 होना चाहिए ना। अब इसको दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को डिवाइड मारे तो tan अल्फा वुड बी इक्वल टू क्या होगा, बोलो जल्दी, 2 cot थीटा होना चाहिए। देखो मैं कुछ गड़बड़ ना कर लूं, 2 cot थीटा होना चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अपने को थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन भी मिल गया है। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी तक जितने भी सवाल कर रहे थे सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम कर रहे थे। अब हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखेंगे डायपोल की वजह से। तो अगला हेडिंग होगा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डाल लिया हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इसमें भी दो तरह के पॉइंट्स की वजह से निकाल सकते हो। पहला पॉइंट होगा एक्सियल पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। जल्दी जल्दी निकालो। हम लिखते हैं केस 1 ऑन द एक्सियल पॉइंट। ओके, सबसे पहले एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस एक्सिस पर हम लोग दो चार्ज रख देते हैं, एक यहाँ पर रख दिए और एक यहाँ पर रख दिए। दैट इज -q + q, ताकि अपना डायपोल जो है वो इधर से इधर डिफाइंड हो जाए, p डायपोल है ना। दैट इज a डिस्टेंस पर इधर और ये भी a डिस्टेंस पर, ताकि इन दोनों के बीच में 2a स्पेसिंग हो जाए। अब ऑन द एक्सिस, डायपोल के एक्सिस वाले किसी पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, लेट अस से s पॉइंट, जो कि r डिस्टेंस है फ्रॉम द डायपोल, डायपोल के सेंटर से, है ना। और अभी भी क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि r इज वेरी वेरी लार्ज देन a और 2a बोल सकते हो, है ना। तो फिर हमें इस s पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, किसके वजह से, इस डायपोल के वजह से। यहाँ पर एक डायपोल है जिसका डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो बता दो, अलग अलग पॉइंट ले लो। पहली बात, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्जेस के वजह से पोटेंशियल। तो पहला पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, दैट इज KQ/R। तो KQ/R जो होगा वो स्पेसिंग होगा, यानी कि इसका इससे S से कितना स्पेस हो गया सर, R-A। ये डिस्टेंस हो गया R-A, रख दो। तो यहाँ पर R-A रख दिया। उसी तरीके से पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से, दैट इज -KQ/ डिस्टेंस कितना होगा, R+A। अब नेट पोटेंशियल चाहिए S पॉइंट पर। तो नेट पोटेंशियल V पॉजिटिव की वजह से और V नेगेटिव, दोनों का ऐड कर देंगे। नेट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो गया KQ कॉमन ले लिया, 1/R-A -1/R+A। देखो यहाँ पर आप LCM लिए तो ये हो गया 2KQA डिवाइडेड बाय R² - A²। अब सिंस R इज़ वेरी वेरी लार्ज देन A, तो ये नेगलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया। तो ये हो गया, और डायपोल जो डिफाइंड हुआ है दैट इज़ Q × 2A डिफाइंड हुआ है। तो यहाँ पर से भी आप Q और 2A निकाल दो तो वो P लिख दोगे। तो ये आ जाएगा, दैट इज़ नेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू KP/R²। फील्ड कितना आया था एक्सिस पर, फील्ड आया था 2KP/R³ और पोटेंशियल कितना आया, KP/R²। डायमेंशन याद रखना है, KP/R² जो है पोटेंशियल, वोल्ट का यूनिट होगा, ठीक है। चलिए, आप इसी तरीके से इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। केस 2 क्या बन जाएगा, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। फटाफट करके बताओ कितना होगा। दूसरा केस ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पर फिर से चार्ज लिया, -Q + Q, इन दोनों के बीच में 2A स्पेसिंग रख दिया, A इधर, सो दैट डायपोल इज डिफाइंड इन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इस डायपोल के सेंटर से हमने S पॉइंट पर, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, जो कि R डिस्टेंस पर है, आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो सर पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला होता है KQ/R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, सॉरी ये स्पेसिंग हो गया है R² + A² का अंडर रूट, और यहाँ पर भी R² + A²। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, और चार्ज भी सेम है बट ऑपोजिट साइन के हैं। तो इस -Q की वजह से यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव होगा इस +Q के वजह से। तो हम नेट पोटेंशियल जब हम बात करेंगे तो कितना लिखोगे, नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। याद रखना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप इस एक्सिस पर कहीं पर भी आप चले जाओ, इस एक्सिस पर ऊपर या नीचे कहीं पर भी चले जाओ, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल इज 0। ओके, अच्छा तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो पहला पॉइंट था ऑन द एक्सिस, दूसरा पॉइंट था ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा किसी जनरल पॉइंट पर, निकालो।
तो अगर हमें फिर से किसी तीसरे जनरल पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर एक्सिस ले लिए और इस एक्सिस में एक डायपोल ड्रॉ कर देते हैं। डायपोल हमारा हॉरिजॉन्टल है और इस डायपोल से किसी ऐसे पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट पर, दिस इज़ आवर एस पॉइंट, और ये एंगल थीटा बना रहा है डायपोल से और आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ओके, स्मॉल डायपोल है, तो आपको बताना है। तो इसमें फिर से हम लोग क्या करते थे, कुछ याद है? हम लोग कंपोनेंट कर देते थे। तो कंपोनेंट कर दो, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दो और एक पैरेलल कंपोनेंट कर दो। तो ये वाला जो पैरेलल वाला है वो पी कॉस थीटा बन जाएगा और ये पी साइन थीटा बन जाएगा। अब ज़रा सोचो कि ये जो पी साइन थीटा है इसके परपेंडिकुलर ना ये पॉइंट है, तो इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ पर जीरो और इसके वजह से कितना होता है, के पी बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर। तो लिख डालो, यानी कि नेट पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, के पी जो होगा वो पी कॉस थीटा होगा, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सियल पॉइंट के वजह से ही हो सकता है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पर ये पोटेंशियल हम लिख दिए। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा देखो बोर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जा सकता है। यहां पर एक डायपोल ले लिया है जो कि ओरिजिन पर है, ठीक है, और इस डायपोल के इस एंड पर है ना एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। इस चार्ज को उठा करके हमें ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट तक लेके जाना है बाय एनी पाथ, या तो ऐसे ले जाओ या तो ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, कैसे भी लेकर के जाना है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन कैरिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी? जल्दी सोच के बताओ, सिंपल सा आंसर है, फटाफट। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बी पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल बता दो कितना हो जाएगा। सर बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ये एक्सिस, ये डायपोल है, डायपोल के अलोंग द एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अपने को आर वेक्टर इसी डायरेक्शन में अगर अब चलना है तो डायपोल होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू सॉरी नॉट के क्यू, के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ए वाले पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल कितना इस डायपोल के वजह से, तो ये तो सर उल्टा डायरेक्शन में आ गया, उल्टा डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव चार्ज पास में आ गया। देखो ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज पास में था इस बी पॉइंट के, आंसर पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पास में है इस ए पॉइंट के, तो आंसर नेगेटिव होगा। तो कितना हो जाएगा सर, आर डिस्टेंस पर ही है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। बोलो ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अच्छा, ए और बी अगर पता चल गया तो आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है ना चाहिए ए से बी, ए से बी मतलब बी फाइनल है, वर्क डन होना चाहिए। तो ये होगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, दैट कैन बी रिटन एज क्यू टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी बी, दैट कैन बी रिटन एज क्यू टाइम्स ऑफ माइनस के पी बाय आर स्क्वायर माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। तो माइनस 2k क्यू पी बाय आर स्क्वायर मस्ट बी द वर्क डन। आई थिंक आपका ये आंसर मैच किया होगा, है ना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। थोड़े से और अच्छे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखना सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास कि एक डायपोल है, जो डायपोल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, -1 2,1, ठीक है, और ये डायपोल एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है। ये डायपोल ज़रूरी है कि इसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या XYZ कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान दें। ये डायपोल, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, और ये डायपोल 37 डिग्री एक्स एक्सिस से, जहाँ पर भी होगा, मान लो यहाँ पर डायपोल है तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है, हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, इस डायपोल के वजह से आपको बताना है इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल। अ डायपोल इज प्रेजेंट इन द XY प्लेन, क्वेश्चन दिया हुआ है XY प्लेन में ये प्रेजेंट है। आपको बताना फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट बी पॉइंट पर कितना होगा। फटाफट ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा। अच्छा चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने ना पोटेंशियल निकालने के 3 तरह के पॉइंट्स पे निकाला था। सबसे पहला एक्सियल था, दूसरा था इक्वेटोरियल, तीसरा था जनरल पॉइंट। तो ना ही ये एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है,
तो ये किसी जनरल पॉइंट पर है। अब जनरल पॉइंट पर अपने को निकालने का तरीका पता था, फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये पता था अपने को, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना इस क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी, मैं देखो 2 स्टार लगाया मैंने, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये मेंस वाले सवाल या नीट वाले बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले के लिए ही है, ध्यान देना। तो ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, v इज इक्वल टू क्या लिखा, के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से देखो तो, अरे सर यहाँ देखो, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे हमने आर और नीचे भी आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी आर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर होता था ना, पी एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल होता था, तो यहाँ पर पी डॉट आर लिख दिया और आर क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो फाइनल पोटेंशियल का ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। पोटेंशियल का इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू डाइपोल, हम लोग ये याद रख लेंगे, ओके। अच्छा, अब बस सवाल फिर बचा ही नहीं, फिर पोटेंशियल का, सॉरी डाइपोल का, आपको डाइपोल मोमेंट P इन वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखिएगा, तो P आप अगर आप लिखिएगा तो इसका कंपोनेंट x एक्सिस से ये इस तरह से एंगल बना रहा है, x एक्सिस से एंगल बना रहा है, और ये डाइपोल कहाँ है, बोला गया एक्स वाई प्लेन में, तो x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट कर दो और परपेंडिकुलर y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट कर दो। तो हमने लिखा 2 इंटू, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लिया है, अब डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन क्या होगा सर, इसका डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तो डायरेक्शन जब आप लिखोगे x एक्सिस की तरफ cos थीटा लिख दो, दैट इज 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप, cos थीटा साइन थीटा। बस ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 ही होगा, ओके, ये हमने लिख डाला, दैट इज ये हो गया, इट इज इक्वल टू 8/5 i कैप प्लस 6/5 j कैप। अपने को p वेक्टर पता चल गया, r वेक्टर ढूंढना जरूरी है। r वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का r वेक्टर दिया हुआ है, तो फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, इन दोनों को माइनस करो फटाफट, तो कितना आ रहा है, दैट इज 1 ऑफ -1, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ से r वेक्टर अपने को मिल गया, इन दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करने से r वेक्टर मिल गया है, ठीक है। अच्छा, तो फिर फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है, दैट इज v इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, k इंटू पी डॉट आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, 16/5 प्लस 12/5 आता है ना डॉट प्रोडक्ट करना, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप, हो गया। और फिर इनटू, ध्यान से देखना, तो ये 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ था, राइट, तो इनटू 10⁻⁻6 भी डाल दो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो कितना हो जाता है, √2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आर क्यूब है तो 3 का क्यूब लिख देंगे, है ना। यहाँ से 10⁻⁻6 और ये काट दिया जाए, है ना, और इन दोनों को ऐड कर लो, और फाइनली ये यहाँ से 9 जो है वो कट जाएगा इसके साथ, तो आना चाहिए 28/15 किलो वोल्ट। देखो तो ये आंसर आ रहा है क्या, 10⁻³ को किलो वोल्ट लिख सकते हैं, है ना। आई थिंक ये आंसर आ गया, 4 ऑप्शन लगे हुए रहेंगे, उसको टिक कर लोगे, ये मैग्नीट्यूड अपने को मिल गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ना एक डाइपोल ले लिया मैंने, है ना, और इस डाइपोल से इस r डिस्टेंस पर एक चार्ज को रख दिया q। अब इस चार्ज को उठा करके मुझे
आर डिस्टेंस पर ही स्लोली इधर से इधर, इधर से इधर मूव कराना है। तो पहले ये ए जो है वो इस डायपोल से 20 डिग्री 60 डिग्री बना रहा था, और बी पॉइंट जो है वो इस नेगेटिव पी से 60 डिग्री, इधर से पी 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन शिफ्टिंग क्यू फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से यहाँ उठा के ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जल्दी ट्राई करके बताओ। हो गया अटेम्प्ट? चलो तो एक काम करते हैं, वर्क डन निकालना है अगर, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी होता है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल लिख लो, दैट इज वी ए लिख लो। तो ये हो जाएगा, किसी जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है, तो के पी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो के पी कॉस थीटा, कॉस थीटा लग दोगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय आर, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, यहां पर मिल गया। तो ये कॉस 60 कितना होगा? हाफ, दैट इज के पी बाय 2r स्क्वायर। वी बी कितना होगा सर? के पी कॉस थीटा, थीटा इस बार ध्यान से देखो बी पॉइंट का, पी और बी पॉइंट के बीच का जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल की बात होगी। तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होने वाला है, तो 120 डिग्री लगा दो। कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ, तो के पी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल, दैट इज वी बी, माइनस वी इनिशियल, दैट इज वी ए, इज इक्वल टू क्यू जो है, हम लोग यहाँ पर क्यू पॉजिटिव चार्ज को रखे थे, इंटू के पी बाय 2r स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन, माइनस के पी बाय 2r स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस के पी क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का, यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक जो है वो अपने आप कर देगा, अपने को ये काम करना नेगेटिव कहलाया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक को ये काम करना पॉजिटिव होगा, है ना। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। यहाँ पर मैंने दो डायपोल ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल डायपोल P और दूसरा डायपोल वर्टिकल डायपोल √3P। दो डायपोल है, इस तरह से रखा हुआ है, और इस दोनों के नेट रिजल्टेंट से एक सर्कल ले लिया। यहाँ पर मैंने सर्कुलर ड्रॉ कर लिया, और R जिसका रेडियस R है। तो इस सर्कल पे मैंने दो पॉइंट्स बना दिए A और B। A पॉइंट जो है वो x एक्सिस से 60 डिग्री पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और बी पॉइंट जो है वो इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ठीक है। और ये दोनों डायपोल के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितना होगा, बी पॉइंट पर कितना होगा, और ए पॉइंट पर पोटेंशियल और बी पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों बताना। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए एंड बी ड्यू टू बोथ डायपोल। जल्दी से ट्राई करके बताओ, आसान सा सवाल है। कर लिया अटेम्प्ट? चलो ठीक है, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम करो कि दो डायपोल को हटा के एक डायपोल से अगर आप काम चलाने की कोशिश करोगे, तो ये हमारा P है और ये हमारा √3P है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना होगा? रिजल्टेंट P नेट विल बी इक्वल टू 2P। सोचो, और जब आप एंगल लिखने की कोशिश करोगे तो y/x करोगे tan थीटा, तो ये एंगल √3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि नेट रिजल्टेंट 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों डायपोल को हटा करके आप एक डायपोल से सब्स्टिट्यूट कर लिए और वो इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज 2P होगा। अब हमारे पास ये और ये नहीं है, इन दोनों डायपोल को हटा दिए, क्रॉस कर दिए, हो गई खत्म। और हमारे पास एक डायपोल है 2P, बस इसके वजह से A। अब ध्यान से देखो, ये 2P जो है उसी के डायरेक्शन में ना A है, यानी कि ये A जो है वो एक्सियल पॉइंट हो गया, और ये देखो 60 ये है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये 90। इसका मतलब B जो है वो कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इसके। बस एक्सियल और इक्वेटोरियल का पता है अपने को, है ना। एक काम करते, ए पॉइंट का लिख लो जल्दी से। फॉर ए पॉइंट के लिए अपने को फॉर्मूला पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दैट इज
2kp बाय आर क्यूब। तो 2kp जो है वो 2p है बाय आर क्यूब, ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर। अच्छा, पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है सर, kp बाय आर स्क्वायर होता है। तो kp जो है वो 2p है बाय आर स्क्वायर लिख दिया। दिस इज आंसर। बी पॉइंट का अगर अपने को चाहिए, अच्छा अगर मान लो आपसे ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में निकाल के बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में तब कैसे निकालोगे? तब तो ये मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही और डायरेक्शन भी जोड़ देना है, दैट इज 4kp बाय आर क्यूब। डायरेक्शन जब आप लगाओगे तो ये इसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा आई कैप, साइन थीटा जे कैप। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 60 हाफ, तो हाफ आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप। बोलो ये समझ में आया ना, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ही मान लिया, इसका कॉस 60 ले लिया आई कैप, साइन 60 ले लिया जे कैप, बस वो लगा दिया हमने, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप बी पॉइंट का भी आप निकाल सकते हो। फॉर बी पॉइंट, बी पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट का पोटेंशियल वी मस्ट बी इक्वल टू 0, ये अपने को पता है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, दैट इज ई बी निकाल लेते हैं। तो ई बी का मैग्नीट्यूड पहले बता दो। तो मैग्नीट्यूड होता है के पी बाय आर स्क्वायर। तो के पी जो है वो 2p बाय आर क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, तो 2kp बाय आर क्यूब होगा। और मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पॉइंट पर डायरेक्शन तो इधर इसी डायरेक्शन में था, दिस इज ई ए। लेकिन बी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखोगे तो ऐसा डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, यानी कि जो भी डायपोल के डायरेक्शन होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो डायपोल का डायरेक्शन तो यही था, ये था, तो हम लोग यहां पर इसका नेगेटिव साइन रख देंगे। तो -1 आई कैप -√3/2 जे कैप, ये होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो अगर 2 अगर आप काट दिए तो इसका लिखा गया -kp बाय आर क्यूब इंटू आई कैप प्लस √3 जे कैप। आई थिंक ये करेक्ट आंसर होना चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूनिट वेक्टर का भी ध्यान रख लिए। ओके, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस बार सर्कल को हटा करके हमने एक हेक्सागन ले लिया है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि ए सारा डायमेंशन ए है। और देखो ध्यान से 3 चार्जेस नेगेटिव लिया है, -q, और 3 चार्जेस पॉजिटिव, +q, +q, +q। कंफ्यूजन मत रखना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इन 6 चार्जेस के वजह से आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर, 0,0,z, मतलब z एक्सिस के तरफ। आप इससे ऊपर आ जाओ, ऊपर y, इस पॉइंट से z एक्सिस के तरफ आ जाओ, उस पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा है x, 0,0, मतलब x एक्सिस में कहीं बहुत दूर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है बी पॉइंट पर। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होगा आंसर। 2 मिनट टाइम ले लो, उसके बाद देखना। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम यहां पर ना, आपको कितने डायपोल दिख रहे हैं वो देखो। तो अगर हम डायपोल देखें तो यहाँ पर -q +q, यहाँ से एक डायपोल ऐसा बना लो, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल बना लो, पहला डायपोल, दिस इज आवर 1 डायपोल। ओके, फिर दूसरा वाला डायपोल, दूसरा वाला चार्ज, ये वाला चार्ज पकड़ो, ये वाला चार्ज पकड़ो, फिर यहाँ से ऐसा एक डायपोल बना दो, इन दोनों के बीच में ऐसा डायपोल बना दिया along the line joining। और फिर तीसरा वाला इसको लाइन ज्वाइनिंग करो, और यहां पर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ हमेशा डायपोल बनाना है। ठीक है, ये भी P, ये भी P, ये भी P, सब P होगा। और एंगल कितना होगा सर, 60 डिग्री 60 डिग्री। सोचो, ठीक। अच्छा, अब जरा सोचो कि ये तो x एक्सिस के तरफ है ही, इसको अगर हम कंपोनेंट करें x एक्सिस और y एक्सिस,
ठीक है, और इसको भी कंपोनेंट करें, ये वाले को भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो इसका वर्टिकल वर्टिकल कटा और नेट रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो एक तो पी था ही और इन दोनों के भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट पी होना चाहिए इस एक्सिस ओरिजिन पर पी नेट डाइपोल विल बी इक्वल टू 2p होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब नेट डाइपोल अगर हमें लिखना पड़ जाए, नेट डाइपोल विल बी इक्वल टू 2p आई कैप, वेयर एज p का वैल्यू जो होगा वो q इंटू डी होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ q इंटू डी जो होगा वो 2a हो जाएगा आई कैप, दैट इज 4qa आई कैप। ये हो गया हमारा डाइपोल का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था सर ए पॉइंट पर। ए जो है ध्यान से देखना, इससे ए पॉइंट कहाँ है, जेड एक्सिस में, तो इससे ऊपर है, इस पॉइंट से ऊपर आ जाओ, है ना, इस पॉइंट से ऊपर आ गए तो अब वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला होता है दैट इज kp/r³ विथ नेगेटिव साइन, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा मिल गया दैट इज नेगेटिव ऑफ 4kqa/r³। r जो है वो डिस्टेंस है तो z³ हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, माइनस आई कैप हो गया। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ई बी पर। तो बी पॉइंट जो है वो तो एक्सियल पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ kp/r³। तो यहाँ पर रख दिया 2 टाइम्स, दैट इज 8kqa/x का क्यूब, डिस्टेंस तो x है, इनटू आई कैप। ये आंसर हो गया। अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा गया है इस तरह का सवाल। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए अच्छी बात है, अगला सवाल करते हैं, वो भी एकदम आसान है, आसान ही सवाल कराएंगे आपको। ये देखो सवाल, अब हम लोग स्क्वायर ले लिए, अब इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे डायपोल रख दिए, ये डायपोल, ये डायपोल, ये डायपोल, ये डायपोल, सारा डायपोल सेम है, पी पी पी। ठीक है, गिवन नहीं है पर डाल लो। ऑल द 4 डायपोल्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड p केप्ट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन। स्क्वायर का डायमेंशन a है, तो आपको बताना है कि इन चारों डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट ओरिजिन कितना होगा। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर लो, फिर सोचो और फिर देखो सॉल्यूशन। शुरू करें, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं, अगर आपको ओरिजिन पर चाहिए, दिस इज आवर डिजायर पॉइंट, तो अपने को क्या करेंगे हम, सर इसका कंपोनेंट कर देते हैं। तो पहला वाला कोई भी आप डायपोल पकड़ लो, इसका कंपोनेंट अगर आप करने बैठे तो ऐसा एक कंपोनेंट करो और एक ऐसा एक कंपोनेंट करो। देखो तो अगर ये हमारा p है तो ये हो जाएगा p/√2, ये भी हो जाएगा p/√2। ठीक है, फिर उसी तरीके से इस वाले डायपोल का ऐसे कंपोनेंट अलोंग द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर, फिर से ये p/√2 और ये p/√2 हो गया। फिर उसी तरीके से अलोंग द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर, दैट इज p/√2। फिर अलोंग द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर, p/√2 एंड p/√2। ओके, नाउ डिस्टेंस अपने को पता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस, कोई भी एक डिस्टेंस अगर बात करें तो वो कितना होना चाहिए, दैट इज a/√2 होगा ना, ये डिस्टेंस होगा a/√2। तो अगर हम ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो एक डायपोल को पकड़ो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो गया। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसके वजह से भी और इसके वजह से भी कैंसल आउट हो गया। सेम कहानी इसके साथ भी होगा, करके देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन मस्ट बी 0। सिंपल सा आंसर है भाई, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चूज करना था।
और पोटेंशियल एट द ओरिजिन, पोटेंशियल एट द ओरिजिन निकालना है तो ध्यान से देखना, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल 0 होता है। तो ये वाला डाइपोल, इसके वजह से ये पॉइंट इक्वेटोरियल है, तो इसके वजह से 0, इसके वजह से 0, इसके वजह से 0 और इसके वजह से 0। फिर से कौन कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन, ओ जो है किसका किसका इक्वेटोरियल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों के वजह से 0। और इसके वजह से कितना होगा सर, के पी बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पी का वैल्यू रख देंगे और आर का वैल्यू रख देंगे। तो के पी का वैल्यू पी बाय रूट 2, के पी बाय आर स्क्वायर, आर जो है वो ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर होता है। और ये जो मिला इस पॉइंट पर, इसके वजह से मिला, उतना ही इसके वजह से, उतना ही इसके वजह से, उतना ही इसके वजह से, क्योंकि सब अलोंग द डाइपोल है ना। तो इनटू क्या करोगे, इनटू 4 कर दोगे। यही आंसर होना चाहिए। अब जो भी आंसर आए सॉल्व करके निकाल लो, अब तो बहुत माहिर हो, है ना। के का वैल्यू भी रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर रख दोगे तो सब कुछ सॉल्व करने पर √2p बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई बहुत टफ टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर नहीं रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इतना सा ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में जाएंगे। डाइपोल के सेकंड पार्ट जो है, जो फोर्स और टॉर्क निकालने वाली बात है, वो अभी भी बाकी है। तो आप बेझिझक निश्चिंत होकर के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन कुछ नए सवालों के साथ। बाय बाय।